आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53A में आने वाले आंशिक पालन का सिद्धांत नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि आंशिक पालन के सिद्धांत जैसा कि धारा 53A में दिया गया है को समझाइए एवं इस स्थल पर अंग्रेजी विधि में क्या अंतर है। इसको उत्तर देख लेते हैं। धारा 53A आंशिक पालन, भागिक पालन का सिद्धांत या अंश पालन भी कहते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53A में भागिक पालन का सिद्धांत दिया हुआ है। इसे अंश पालन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ए पे दे रखा है तात्पर्य अर्थात मीनिंग। धारा 53A में कहा गया है कि नंबर 1 पॉइंट, जहां पर एक व्यक्ति अपनी किसी अचल संपत्ति को प्रतिफल लेकर अंतरित करने की संविदा करता है और इस संविदा के अनुसरण में अंतरिती उस संपत्ति पर कब्जा बना लेता है या यदि वह पहले से ही उस पर काबिज है तो इस संविदा के फलस्वरूप ही कब्जा चालू रखता है और संविदा में अंतरिती ने अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभाई है या यदि आंशिक रूप से निभाई है तो शेष भूमिका निभाने को तैयार है, तो वहां पर भले ही कब्जा अपंजीकृत लेख पर आधारित है, फिर भी अंतरिती को न तो अंतरणकर्ता न ही कोई अन्य व्यक्ति कब्जा विहीन कर सकता है। अर्थात ऐसे में अंतरिती कब्जे में बना रहेगा और कोई भी व्यक्ति उसे कब्जे से हटा नहीं सकता है। इसका नोट देख लेते हैं। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि धारा 53A अंतरिती को उस संपत्ति का स्वामित्व नहीं दे देती है बल्कि उसके कब्जे की रक्षा करती है, कब्जे की रक्षा ढाल की तरह करती है। अगला है आवश्यक शर्तें। धारा 53A तभी लागू होती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। नंबर 1 अचल संपत्ति। धारा 53A का लाभ अंतरिती को वहीं मिलता है जहां की अचल संपत्ति के अंतरण की संविदा हुई हो। यहाँ अचल संपत्ति का वही अर्थ है जो जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 सब क्लोज 26 और टीपीए की धारा 3 के संयोग से बनता है। अर्थात यहाँ पर अचल संपत्ति का अर्थ भूमि, भूमि से होने वाले फायदे एवं भूमि से जुड़ी हुई वस्तुओं से है। ध्यान देने की बात यह है कि उगती फसलें, उगती घासें और खड़ा काष्ठ अचल संपत्ति नहीं मानी जाती हैं, अर्थात चल संपत्ति मानी जाती हैं। इसलिए ये चीजें भी धारा 53A का विषय नहीं है। नंबर 2 पे आता है प्रतिफल, कंसिडरेशन। धारा 53A लागू होने की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि संपत्ति अंतरण की जो संविदा की गई है वह सप्रतिफल हो। अर्थात धारा 53A दान के मामले में नहीं लागू होती है। यहाँ प्रतिफल का वही अर्थ है जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D में दिया गया है। इसे टीपीए की धारा 4 में बताया गया है। अगला पॉइंट है नंबर 3 पर लिखित संविदा। धारा 53A के लागू होने की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि इसके लिए जो संविदा हुई है उसे लिखित होना चाहिए, अर्थात मौखिक करारों में धारा 53A नहीं लागू होती है। इसमें एक वाद आया था रामचंद्रप्पा बनाम सत्यनारायण। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि भारतवर्ष में धारा 53A मौखिक करार में नहीं लागू होती है। इस मामले में ए ने बी को अपने परिवार में इस मौखिक करार के आधार पर शामिल कर लिया कि बी ए की साली की लड़की से विवाह करेगा और ए की सभी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। उच्चतम न्यायालय ने बी को धारा 53A का लाभ नहीं दिया क्योंकि यह करार मौखिक था और भारतवर्ष में मौखिक करारों के संबंध में धारा 53A नहीं लागू होती है। अगला पॉइंट है नंबर 4 पर संविदा हस्ताक्षरित हो। धारा 53A लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि संपत्ति अंतरण के लिए जो संविदा की गई है उसे दोनों पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसकी गवाही हो चुकी हो
और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको प्रमाणित भी किया गया हो। इसके अलावा उसके लिए जितना राजस्व शुल्क आवश्यक हो वो भी दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है नंबर 5 पर कब्जा। धारा 53 को लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि अंतरिति ने उपरोक्त संविदा के फलस्वरूप उस संपत्ति में कब्जा पा लिया हो, या यदि वह पहले से ही कब्जे में हो तो उपरोक्त संविदा के फलस्वरूप उस कब्जे को चालू रखा हो। इसलिए कहा जाता है कि कब्जा धारा 53 का मेरुदंड है। अगला आता है नंबर 6 पे अन्य औपचारिकताएं पूर्ण। धारा 53 का लाभ अंतरिति को तभी मिलेगा जब उस समय पंजीकरण के लिए आवश्यक विधि द्वारा जो भी अन्य औपचारिकताएं हैं उनका पालन कर लिया गया हो किंतु पंजीकरण न हुआ हो। अगला पॉइंट आता है नंबर 7 पे भूमि का निर्वहन। धारा 53 तब लागू होती है जबकि अंतरिति ने अपनी भूमि का पूरी या आंशिक रूप से निभाई हो। तात्पर्य यह है कि अंतरिति ने या तो पूरा प्रतिफल दे दिया है या यदि आंशिक रूप से दिया है शेष देने के लिए उत्सुक है, अर्थात धारा 53 भूमि का निभाने का तात्पर्य प्रतिफल देने से है। इसमें एक वाद आया था नथुलाल बनाम फूलचंद। इस मामले में नथुलाल ने अपनी कपास ओटने की फैक्ट्री फूलचंद को 22,000 रुपये अग्रिम लेकर बेच दिया और फूलचंद को फैक्ट्री पर कब्जा भी दे दिया, किंतु फैक्ट्री जिस जमीन पर बनी हुई थी उससे अपने भाई का नाम हटवाया नहीं। अब फूलचंद ने शेष पैसा भी नहीं दिया। विवाद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि फूलचंद कब्जे में बना रहेगा और उसे धारा 53 का लाभ मिलेगा। एक अगला वाद आया था राम कुमार अग्रवाल बनाम टी दास। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि अंतरिति अपने शेष भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है तो उसे धारा 53 का लाभ नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट आता है नंबर 8 पे कब्जा कायम रहेगा। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हैं तो अंतरिति का उस संपत्ति में कब्जा बना रहेगा, अर्थात ऐसे में विधि उसके कब्जे को वैध मानती है। तात्पर्य यह है कि ऐसे में न तो अंतरण करता और न ही कोई अन्य व्यक्ति उसे कब्जा विहीन कर सकता है। यदि ऐसा किया जाएगा तो वहां अतिचार का अपराध उत्पन्न हो जाएगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें एक वाद आया था प्रबोध कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी। इस मामले में एक चाय के बागान को मालिक ने प्रबोध कुमार को बेच दिया और यह विक्रय अपंजीकृत था। तत्पश्चात उसने उसी बागान को एक दूसरे व्यक्ति को पंजीकरण कराकर बेच दिया। विवाद की स्थिति में न्यायालय ने यह कहा कि प्रबोध कुमार दास कब्जे में बने रहेंगे और उन्हें धारा 53 का लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत प्रकृति, जिसे नेचर कहते हैं। भारतवर्ष में धारा 53 ढाल की तरह से है, अर्थात यह अंतरिति की वैसे ही रक्षा करती है जैसे तलवार के वार से किसी व्यक्ति की रक्षा उसकी ढाल करती है। इसके अलावा इंग्लैंड में यह ढाल और तलवार दोनों की तरह है, अर्थात वहां पर भागिक पालन का अंतरिति धारा 53A के सहारे अपने कब्जे की सुरक्षा तो करता ही है, साथ ही साथ अंतरणकर्ता के विरुद्ध विरोधी कदम भी उठा सकता है। जैसे अगर दूसरा विक्रय हो रहा है और उसे जानकारी हो जाए तो वह उसको स्थगित करवा सकता है, और यदि दूसरा विक्रय कर दिया गया है तो उसे रद्द भी करवा सकता है। अगला पॉइंट आता है डी पॉइंट आधार। यहाँ 53 साम्य पर आधारित है। इससे अगला पॉइंट है ई उद्देश्य। धारा 53 का उद्देश्य यह है कि अंतरिति के हितों की रक्षा की जाए। इसमें एक वाद आया था दिल्ली मोटर कंपनी बनाम बमरूकर। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि धारा 53 का उद्देश्य अंतरिति के हितों की रक्षा करना है। यह एक ढाल के रूप में अंतरिति के हितों की रक्षा करती है। इसके अपवाद देख लेते हैं। निम्नलिखित मामलों में धारा 53 लागू नहीं होती है। नंबर 1, विरोधी करार। यदि दोनों पक्षकार आपस में यह करार कर लें कि उनके बीच में धारा 53 लागू नहीं होगी तो वहां पर धारा 53 का लाभ अंतरिति को नहीं दिया जा सकता। नंबर 2 पे है अपवाद। सद्भावना पूर्वक सह प्रतिफल एवं बिना सूचना का क्रेता। यदि कोई व्यक्ति उस संपत्ति को सद्भावना पूर्वक प्रतिफल देकर
और भागिक पालन की संविदा की सूचना के बिना खरीद लेता है तो ऐसे में भी धारा 53A नहीं लागू होती है। यहाँ सद्भावना पूर्वक का तात्पर्य जनरल क्लासेस एक्ट की धारा 3 सब क्लोज 22 पूरी ईमानदारी और निष्ठा से है। प्रतिफल का तात्पर्य भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D से है और सूचना का तात्पर्य संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 की धारा 3 से है। भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में अंतर। धारा 53A के संदर्भ में भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, लिखित एवं मौखिक करार। भारतीय विधि में धारा 53A केवल लिखित करारों में लागू होती है, जबकि अंग्रेजी विधि में धारा 53A लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार के करारों में लागू होती है। नंबर 2 पर है कब्जा एवं विरोधी कदम। भारतीय विधि में धारा 53A ढाल की तरह से है और अंग्रेजी विधि में यह ढाल और तलवार दोनों की तरह से है। अर्थात भारतीय विधि में भागिक पालन का अंतर्वर्ती धारा 53A के सहारे केवल अपने कब्जे की सुरक्षा कर सकता है, जबकि अंग्रेजी विधि में वह इसके सहारे अपने कब्जे का बचाव तो कर ही सकता है, साथ ही साथ विरोधी कदम भी उठा सकता है। जैसे यदि उस संपत्ति को अंतरणकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा रहा है तो वह उस विक्रय को रुकवा सकता है, और यदि विक्रय कर ही दिया गया है तो उसे रद्द भी करा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।